यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। ये है डे 48 ऑफ योर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन। वे सभी एस्पिरेंट जो भी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आप इनको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इसमें 50 दिन का जो टारगेट है हम लेकर चले थे, यह है डे 48 और इसमें जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो है इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए। दैट मीन्स इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए वो तमाम प्रकार के पीआईक्यू जो कि आए हैं और जिनकी थीम ऐसी है कि इनसे एवरी ईयर क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कि अभी तक 47 डेज की जो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो है, ये आपने देखे हैं। इसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता था या फिर जो भी संबंधित टीचर्स थे वो यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करते थे। आफ्टर मेंशन दी क्वेश्चन आपको कुछ समय मिलता था क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए, साथ में उसकी थीम को समझने के लिए, आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगी ये समझने के लिए, और फिर हम आपके साथ उस क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग है ये करते थे। गेटिंग माय पॉइंट? बात वही रहेगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन मेंशन करूंगा और आफ्टर दैट हम आगे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ देखो यार, दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर लिखा हुआ है कोई, यह है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो यहां पर है एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंटल डेफिसिट्स एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंटल deficits contribute to left wing extremism sorry extremism, इसको LWE भी कहते हैं इन शॉर्ट। इवेल्युएट दी effectiveness of developmental initiative, evaluate the effectiveness of developmental initiative in reducing extremism in affected region. Extremism in affected region. चलिए, you have only 5 minutes to understand this question and give me the solution of this question now.
नाउ देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट डेफिसिट कंट्रीब्यूट द लेफ्ट विंग टेररिज्म। दैट मीन्स कि क्वेश्चन का जो पहला लाइन है यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है आज, तो जो डेवलपमेंट डेफिसिट है ये किस प्रकार इसको बढ़ावा देते हैं। डेवलपमेंट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं पर बहुत अधिक विकास है और कहीं पर बहुत ज्यादा अल्प विकास है, इसको नाम दिया जाएगा डेवलपमेंट डेफिसिट का। ये किस प्रकार से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन रिड्यूसिंग एक्सट्रीमिज्म इन अफेक्टेड रीजन, यानी कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ये किस प्रकार से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के एग्जाम्पल यहाँ पर हमको पुट करने होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई आप मुझे बताइए कि क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है। सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये यहाँ पर ये समझना है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। याद रखिएगा कि वो सभी हिंसक ग्रुप जो कि हिंसा के बलबूते अपना जो अधिकार है ये लेना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। हथियारों की दम पर अपने अधिकारों को लेने का ये प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि भाई बताइए कि क्या लेस डेवलपमेंट ही असल में ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का सबसे बड़ा कारण है, यानी कि जहां पर लेस डेवलपमेंट हो रहा है वहीं पर क्या ये एक्सट्रीमिज्म देखने के लिए मिल रहा है। यदि हाँ, सो मुझे आंसर बताइए कि वाई आज भारत के हर वो स्टेट जो कि पुअर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, हर वो डिस्ट्रिक्ट जो कि पुअर कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने के लिए मिलेगा। इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि बस लेस डेवलपमेंट वन एंड ओनली रीजन नहीं है किसी भी एरिया में एक्चुअली में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। इसके अलावा याद रखो कि हेल्थ सेक्टर भी मायने रखता है। इसके अलावा यदि कोई भी एरिया बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लेस डेवलप्ड है वो, तो यहाँ पर पुअर गवर्नेंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। पुअर गवर्नेंस के साथ साथ असल में गवर्नमेंट यहाँ पर आकर क्या प्रयास कर रही है ना, क्या R&D के लिए यहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, या फिर क्या यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन पर पैसा खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि अकेला डेवलपमेंट ही नहीं, डेवलपमेंट के अलावा क्या उसको कोई नोटिस कर रहा है। मान लेते हैं कि भाई मेरे घर के आसपास लेस डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिले, लेकिन क्या गवर्नमेंट को ये पता है कि हाँ ये वाला जो एरिया है ये लेस डेवलपमेंट वाला रीजन है, यहाँ पर हमको आने वाले समय में अच्छा विकास करना है, अच्छे जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये ओपन करना है, अच्छी जो बिल्डिंग्स है ये हमको ओपन करना है, ये कुछ है क्या। सो याद रखिएगा कि असल में इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो सार निकल के आएगा, इस पूरे क्वेश्चन का जो थीम निकल के आएगा यह है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि यहां पर भारत में इसको नाम दिया जाता है माओइस्ट। क्या नाम दिया जाता है? माओइस्ट, ठीक है, या फिर नक्सलिज्म का, ये भारत में आपने सुना होगा। तो इसी को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ कहेंगे। भारत में ये सामान्य वर्ड्स में ये भाषा दी जाती है, एक है माओइस्ट और एक आते हैं नक्सलिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पर आप बताओगे कि भाई अंडर डेवलपमेंट या फिर अंडर डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पर आप बताओगे कि अंडर डेवलपमेंट एरिया प्लस वहाँ पर पुअर गवर्नेंस प्लस वहाँ पर जो अलाइननेस है और साथ में वहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इससे जन्म लेता है एक्चुअली में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कि भाई मेरा एक कोई गांव है, इस गांव में पहले से ही विकास हुआ नहीं है और सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, साथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा है जिसके द्वारा मेरे अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मैं सहारा लूंगा। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक जहाँ पर आपको ये समझाना है कि डेवलपमेंट डेफिसिट कैसे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाते हैं, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं ये कितनी सफल रही हैं। यहाँ पर याद रखिएगा केवल कारण नहीं लिखने हैं बल्कि इवोल्यूशन को भी यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसके बारे में आप समझाएंगे, और फिर इसे सामान्यतः माओइस्ट या फिर नक्सलिज्म से क्यों जोड़ा जाता है भारत में,
इसके बारे में एक आध दो लाइन यदि आप लिख दें तो फिर बड़ी अच्छी बात है। और फिर आप ये बताओगे कि डेवलपमेंट डेफिसिट कैसे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो रीज़न आप लिखोगे वो है डेवलपमेंट गैप, यानी कि भाई आप ये महसूस कर रहे हो कि एक स्पेसिफिक स्थान में एजुकेशन पहुंचा नहीं है, लोग समझते हैं नहीं, वो थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में एक्चुअली में वोट दे देते हैं और अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर तक आप उनकी सुध भी नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में ये जो लेस डेवलपमेंट वाला एरिया है, अंडर डेवलपमेंट वाला रीजन है, यहाँ के लोगों का शोषण होगा, यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी का अभाव होगा और राज्य की उपस्थिति यहाँ पर कमजोर दिखाई देगी। तो जो एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स हैं ये बोलेंगे कि भाई क्यों ना हम सरकार के खिलाफ विद्रोह करें और आप हमें सपोर्ट करें और हम अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे और फिर हम इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। दूसरी बात आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिहेबिलिटेशन होता है, दैट मीन्स कि जैसे क्या बोला मैंने दूसरा, डिस्प्लेसमेंट, आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे मान लो डैम बना, कहीं पर डैम बन रहा है, कहीं पर माइनिंग हो रही है, ठीक है, कुछ भी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट इनिशिएटिव चल रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके लिए लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। अभी जो स्थानांतरित हुआ है, क्या इनके लिए कोई अच्छा स्थान ढूंढा गया है जहां पर इनको वापस से रिहेबिलिटेट किया जाए? जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। तो इससे गवर्नमेंट के प्रति जो नाराजगी है ये बढ़ती है, और जब गवर्नमेंट के प्रति नाराजगी बढ़ती है और गवर्नमेंट के पास ये दरवाजा खटखटाते हैं तो गवर्नमेंट इनकी बात सुनती नहीं है। सो इसके कारण ना जो एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और ये एक्सट्रीमिज्म ग्रुप क्या करते हैं भाई, ये बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही है तो हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमको लाकर खड़ा करें और हम क्या करेंगे, बंदूक की नोक के दम पर अपने जो अधिकार है ये लेने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहला जो कारण, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपको क्या डिस्कस करना है, डेवलपमेंट गैप। सेकंड आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिहेबिलिटेशन। सो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट gap, and the second point is displacement without rehabilitation. Getting my point? Now थर्ड पॉइंट यदि आप देखोगे, सो थर्ड पॉइंट क्या है, यहीं पर आप देखना, यहां पर आ जाएगा डेप्रीवेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। ये यहां पर आप बात करोगे, सो डेप्रीवेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। डेप्रीवेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स का मतलब हुआ कि भाई कई बार ना विकास के चक्कर में ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसके राइट्स, इनको राइट्स से बहुत ज़्यादा समझौता करना पड़ता है। राइट्स से समझौता करने का एक मतलब ये भी है कि जैसे फॉरेस्ट राइट हैं या फिर लैंड राइट हैं या फिर जो माइनर फॉरेस्ट रिड्यूस हैं, यदि स्थानीय समुदाय अपने अधिकारों से वंचित महसूस करता है तो इनमें असंतोष बढ़ता है। यदि इनको लगता है कि भाई हमारा तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और हमको पता भी नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ना ये एक्सप्लॉइट महसूस करने के दौरान वायलेट हो जाते हैं और फिर ये अपने अधिकारों के लिए जब लड़ना चालू करते हैं तो ये जो वो है क्या, एक प्रकार से एक्सट्रीमिज्म है, इसको ये अपनाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि सबसे पहले आता है यहाँ पर डेप्रीवेशन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है डेवलपमेंट। हमने इतना ऑर्डर फॉलो किया है, डेवलपमेंट, इसके कारण होगा डिस्प्लेसमेंट और फिर डेप्रीवेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स, यानी कि अधिकारों का होगा हनन। एक सिनेरियो में आप याद कर सकते हैं कि भाई किसी भी एरिया में जब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने पर उसका विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण डिस्प्लेसमेंट होता है और ये डिस्प्लेसमेंट मेनली किसका होता है, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका, और इसीलिए डेप्रीवेशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर जो गवर्नेंस डेफिसिट है ये भी आपको दिखाई देता है, यानी कि डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस दिखाई देता है कि भाई वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो जो पुअर सर्विसेज डिलीवरी है ये होगा,
करप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ट्रस्ट डेफिसिट होगा यदि करप्शन होगा तो, और इसके कारण भी एक्सट्रीमिज्म का आपको जन्म देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर आता है डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आएगा डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस। इनका ना बिल्कुल एक्सपोनेंशियल एक्सप्लेनेशन मत कर देना, याद रखना कि आप जितने ज़्यादा पॉइंट जोड़ सकते हैं उतने ज़्यादा पॉइंट जोड़ें, जितने ज़्यादा पॉइंट जोड़ सकते हैं उतने ज़्यादा पॉइंट जोड़ें। डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस, गेटिंग माय पॉइंट। ये भी एक पॉइंट यहाँ पर एड ऑन आपको करना है। नाउ यानी कि सबसे पहले हुआ डेवलपमेंट गैप आया, तो यदि मान लो कहीं पर डैम बन रहा है तो एक जगह पर डैम बनेगा तो लोगों की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिहेबिलिटेशन, यानी कि इसके कारण डेप्रीवेशन बढ़ेगा, डेप्रीवेशन ऑफ ट्राइबल राइट आएगा। डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस इसके कारण आएगा, डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस इज अ एग्जांपल ऑफ वीक गवर्नेंस। और फिर डेवलपमेंट विदाउट इंक्लूजन को यहाँ पर आप शामिल करेंगे कि यदि विकास केवल माइनिंग और इंडस्ट्रीज तक सीमित रहे तो जो स्थानीय समुदाय हैं इनको लाभ ना मिली। ठीक है, यदि मान लो सोशल एक्सक्लूजन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट के कारण सबसे ज़्यादा टाइम ये देखा गया है कि जो एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये बढ़ता है। यहाँ पर याद रखिएगा इवोल्यूशन की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन की का मतलब है कि क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव सफल रही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकल के आता है कि भाई जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाए हैं क्या ये सफल रहे हैं। यहाँ पर ना स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दोनों से जुड़े होते हैं। अकेली डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर नहीं बतानी है, अब केवल और केवल, और ना ही सिक्योरिटी अप्रोच को अकेला ध्यान में रखना है, दोनों को मिलाना है, दोनों साथ में चलेंगी। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन पर फोकस है ना। यहाँ पर याद रखिएगा जैसे रोड रिक्वायरमेंट प्लान की यदि हम बात करें तो कई क्षेत्रों में ये है, रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। स्टेट प्रेजेंस की यहाँ पर बात होती है, मार्केट एक्सेस की यहाँ पर बात होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होती है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल्स हैं इनकी भी बात यहाँ पर होती है। इन सभी प्रोग्राम्स को आप यहाँ पर जोड़ोगे, कुछ यहाँ पर एक्ट की, कुछ यहाँ पर कानूनों की भी आपको बात करनी होगी, और ये कानून, ये एक्ट कौन से होंगे तो इनके लिए याद रखिएगा जैसे कि लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है। कौन सा? फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये कब आया था? 2006 में आया था। इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटीज़ के अधिकारों को मान्यता देता है इसके तहत कि भाई आप फॉरेस्ट पर अपना अधिकार कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट किया है, यानी कि अभी आप देखोगे करेंटली सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र और साथ में ये जो रेड ट्रायंगल वाला रीजन है यहाँ के कुछ एरिया में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया था और गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर चलाए थे कि भाई जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोग यहाँ पर सरेंडर करेंगे उनका लिवलीहुड को सुधारा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट किया जाएगा, और रिक्रूटमेंट इससे बहुत ज़्यादा कम हुई थी, यानी कि लोगों ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ना कम किया था। यदि आपको याद हो तो महाराष्ट्र में बहुत से जो वो हैं क्या नक्सलाइट्स हैं उन्होंने सरेंडर किया था। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था। डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर हम देंगे उनको, यानी कि गवर्नमेंट वादा करती है कि भाई यदि वो सरेंडर करते हैं और इससे बाहर आते हैं तो डिजिटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट हम उनको देंगे। ये भी बहुत अच्छी एक पहल हो सकती है, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यहीं पर क्या इतना पर्याप्त है? क्वेश्चन ये आता है कि क्या बस ये पर्याप्त है? नहीं, असल में याद रखिएगा इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी आपको करना है। जैसे कई राज्यों में ना कई जिलों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिंसा में अभी कमी देखने के लिए मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित हुए हैं, वेलफेयर स्कीम्स की जो पहुंच है ये बढ़ी है। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि जो ट्राइबल अलाइनीनेस है ना ये पूरे तरह से समाप्त नहीं हुई है। लैंड एक्विजिशन इश्यूज अभी समाप्त नहीं हुए हैं। माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। गवर्नेंस गैप अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। फॉरेस्ट राइट का यहाँ पर इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स की जो क्वालिटी है अभी उतनी ज़्यादा सुधरी नहीं है। इसके लिए आप एक केस स्टडी भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई यदि एक केस स्टडी है तो उसको भी यहाँ पर आप मेंशन कर दो, जैसे कि लाइक एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, यानी कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में सुधार का प्रयास किया गया है, लेकिन डेवलपमेंट प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्लस गुड गवर्नेंस ये तीनों मिलकर काम करें तो अच्छा है।
लेकिन यदि एक भी छूटा तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ पर ना मैप पर, यानी कि एक इंडिया का छोटा सा मैप बना देना, और इंडिया का छोटा सा मैप बनाकर आप ये दर्शा सकते हो कि एक्चुअली में भारत के कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने के लिए मिलेगा। ये है यदि भारत का मैप, तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, उड़ीसा का कुछ एरिया, इसको आप मेंशन करोगे तो रेड ट्रायंगल वाला जो एरिया है ये अपने आप फॉर्म हो जाएगा। यह है उड़ीसा वाला सेक्शन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया ये है, आंध्र प्रदेश का ये है, तेलंगाना का ये है, महाराष्ट्र का ये है, दक्षिणी मध्य प्रदेश का। इन सभी को मिलाकर एक्चुअली में लेफ्ट विंग एक्सट्रीम सॉरी इन सभी को मिलाकर एक्चुअली में रेड ट्रायंगल वाला जो सेक्शन है ये बनकर तैयार होता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड था? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। नाउ अब हम रुख करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस से संबंधित। सो यहां पर एनालाइज द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। एनालाइज द रोल ऑफ external agencies in encouraging insurgency and terrorism in India। ठीक है, यह क्वेश्चन, you have only 5 minutes to understand this and give me the answer।
चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को देश के अंदर बैठे हुए लोगों से बस खतरा है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, यानी कि यदि इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, सो एनालाइज द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज मतलब कि जो हमारे देश के लिए खतरा है, जैसे कि बाहर बैठे हुए जो यानी फॉरेन नेशन की कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, ठीक है, ये सब। तो एक्सटर्नल एजेंसीज इन एनकरेजिंग इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म इन इंडिया। देखो यार, हम अपने यानी उसमें लिमिटेशन में रहकर ये तमाम प्रकार के जो प्रयास हैं ये करते हैं, लेकिन बाहरी नेशन, बाहरी मुल्क हमारे यहाँ जो वो है क्या, तमाम प्रकार से, यहां पर देखो, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, टेररिज्म है, ये फैलाने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर याद रखो, टेररिज्म से संबंधित ये क्वेश्चन है, एक्सट्रीमिज्म से संबंधित ये क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर एक वर्ड आया है बाय द नेम ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। क्या वर्ड आया है? एक्सटर्नल एजेंसी। इस एक वर्ड को समझना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को आप थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। यानी कि आज के समय में भारत के खिलाफ यदि हम देखें तो भारत के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा केवल कन्वेक्शनल वॉर नहीं है, बल्कि प्रॉक्सी वॉर या फिर जो हाइब्रिड वॉरफेयर हैं वो हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझाना होगा कि एक्चुअली में हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ मेन चैलेंज ऑन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, या तो हाइब्रिड वॉर लिखो या फिर प्रॉक्सी वॉरफेयर के बारे में आप बातचीत करो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को सबसे पहले आप समझाएंगे। फिर यहाँ पर आप इस बात को नोटिस करो कि असल में क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक आता है पार्ट 1 एंड एक आता है हमारा पार्ट 2। सो पार्ट 1 जो है ये एक्चुअली में पूछता है एक्सटर्नल एजेंसीज कौन है, इसके बारे में। एक्सटर्नल एजेंसीज कौन है, हु इज द एक्सटर्नल एजेंसी, इसके बारे में आप समझाओगे। एंड द सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पर आप समझाओगे इंसर्जेंसी के बारे में। इंसर्जेंसी के बारे में समझाओगे और साथ में टेररिज्म कौन फैला रहा है, ठीक है, इसके बारे में आप समझाओगे। टेररिज्म को बढ़ावा दे कौन रहा है असल में। सो यहाँ पर याद रखो कि इन दोनों को हमको समझाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे एक्सटर्नल एजेंसीज हैं कौन सी। इसमें क्या आ जाएंगी, जैसे जितने भी टेरर ग्रुप हैं, टेरर ग्रुप को फंड करने वाले जितने भी फंडिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, बाहर बैठी हुई जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है, ठीक है, ये जो रॉ है ये पाकिस्तान के लिए होगी हमारी, यानी पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल एजेंसी होगी, लेकिन यहाँ पर रॉ हमारी जो इंटरनल एजेंसी है यह है। दोनों में अंतर आप याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं इनके आप प्रकार लिखोगे। सॉरी, चलो ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी के जो प्रकार हैं आप ये लिखोगे। पहला इसमें आएगा स्टेट एक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब है, इसका इन सिंपल मीनिंग ये होता है कि भाई ऐसे देश या फिर उनकी सरकारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं इनको समर्थन दें। इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं इनके नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि किसी भी प्रकार की जो सरकार है इसका सपोर्ट नहीं होता। जैसे पाकिस्तान की यदि हम बात करेंगे तो ये भारत के लिए ना आईएसआई का यूज करती है। आईएसआई का यूज ये और भी अलग अलग कंट्रीज के लिए करती है, लेकिन पाकिस्तान की ये आईएसआई का इसमें आप एग्जांपल ले लोगे। ठीक है, इसी प्रकार और जैसे वो है मोसाद है, ठीक है, इसी प्रकार से यदि एफबीआई की आप बात करोगे, सो ये क्या है, ये रजिस्टर्ड है, ये एक्सटर्नल एजेंसी रजिस्टर्ड है किसी ना किसी देश में। जैसे हिजबुल्लाह को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड है। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो फिर आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, यानी कि ये किसी भी नेशन के साथ अलाइन नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि लाइक यदि आप टेररिज्म की बात करोगे, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हिजबुल्लाह बोला जाता है कि ये कनेक्ट है किसी ना किसी देश के साथ, बट ऑफिशियली
कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट। यहीं पर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होती हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं, वामपंथी उग्रवादी जितने भी ग्रुप्स होते हैं, और साथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जितने भी नेटवर्क होते हैं, उनको यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स में काउंट किया जाता है। नाउ यहीं पर यानी कि ये दो प्रकार का होता है। यहीं पर ये भी आप मेंशन करोगे कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं ये किस प्रकार से इंसर्जेंसी को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पर ना अब आप एक एक करके तमाम प्रकार से इसको मेंशन करोगे। जस्ट अ सेकेंड यार, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, है ना। तमाम प्रकार से आप इसको मेंशन करोगे, जैसे कि लाइक ये कैसे बढ़ावा देती है। तो इसके लिए एक एक करके सबसे पहले तो सेफ हेवन की आप यहां पर बात करते हो, सेफ हेवन्स, ठीक है। यहीं पर जो दूसरा आएगा ये है सप्लाई ऑफ आर्म्स की यहां पर बात होती है। एंड द थर्ड इज सपोर्ट थ्रू फंडिंग। थर्ड आ जाता है सपोर्ट थ्रू फंडिंग। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ फोर्थ आ जाता है इसमें स्ट्रेटजिक गाइडेंस, कोई तो देता ही होगा ना। नाउ द नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ रेडिकलाइजेशन। Getting my point? And the second is psychological warfare। या तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम खेलते हैं और पाकिस्तान भी हमारे साथ खेलता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखोगे, हाँ 6 हो गए ना, ये 6 पॉइंट काफ़ी रहेंगे। इनको यदि आप देखो तो फिर इसके बाद आप लिखोगे कि भाई भारत के कौन से एरिया इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सो अफेक्टेड एरियाज़ की आप बात कर लोगे, अफेक्टेड एरियाज़, ठीक है। इसमें नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। सो एक एक करके इसको फिर आपको समझाना होगा, और एक एक करके जब आप इसको समझाओगे तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर सेफ हेवन्स की यहाँ पर बात होती है। यदि सेफ हेवन्स की बात करें तो इसका मतलब है कि सीमा पार सुरक्षित जो ठिकाने हैं, और जो ट्रेनिंग प्लेसेस हैं, और जो रिक्रूटमेंट प्लेसेस हैं, है ना, ये क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इनको सेफ हेवन्स का नाम दिया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज कैसे इंसर्जेंसी को बढ़ाती हैं, उसमें सबसे पहले आता है सेफ हेवन। सेकंड आता है कि भाई इनको आर्टरी की जो पहुँच है ये हो रही है। दैट मीन्स जो इलीगल वेपन्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, और जो जितने भी एक्चुअली में आप देखोगे कि एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, जैसे कि कई मूवीज़ में आपने देखा होगा सैटेलाइट्स फ़ोन होते हैं और तमाम प्रकार की अदर चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन कैपेबिलिटी जो बढ़ाती हैं। सपोर्टिंग थ्रू फंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक नया वर्ड मिलेगा, सपोर्टिंग थ्रू फंडिंग। यहाँ पर होता ये कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं कई लोग, है ना, हवाला नेटवर्क, इलीगल ट्रेड, नारकोटिक्स, ठीक है, काउंटर फीट करेंसीज और डोनेशन, इन सभी में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके जरिए असल में जो टेरर फंडिंग ग्रुप्स हैं उन तक पैसा पहुंचता है। नाउ इसी के आगे यदि हम देखें तो स्ट्रेटजिक गाइडेंस की यहाँ पर बात आती है। इसमें ना कुछ इंटेलिजेंस नेटवर्क्स इसकी प्लानिंग करते हैं, लॉजिस्टिक देते हैं, सेफ कम्युनिकेशन देते हैं, और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन में सहायता करते हैं। स्प्रेड ऑफ रेडिकलाइजेशन की यदि आप बात करोगे तो आज रेडिकलाइजेशन केवल कैंप में नहीं होती, अब ये ना सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड ऐप्स, और साथ में ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, रिक्रूटमेंट, इन सभी के माध्यम से होती है। लोन वॉफ अटैक की बात यहाँ पर कर सकते हो। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करोगे तो फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, ये सब यहाँ पर आएंगे। पब्लिक फेयर इससे फैलता है। कम्युनल जो पोलराइजेशन है ये होता है। इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसके बारे में यहाँ पर आप लिख दोगे। भारत के कौन से एरिया प्रभावित हैं, तो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल एरिया में जो सी रूट है, स्मगलिंग है, इलीगल लैंडिंग है, इन सबको शामिल करोगे। साइबर स्पेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साइबर रेडिकलाइजेशन और डिजिटल रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आता है, इसकी आप बात कर सकते हैं। तो भारत द्वारा फिर यहाँ पर आप उठाए का जो कदम है इनके बारे में मेंशन करोगे, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट हमने किया है, स्मार्ट फेंसिंग की है, बॉर्डर रोड्स बनाई हैं,
सर्विलांस किया है, इंटीग्रेटेड जो चेक पॉइंट्स हैं ये बनाए हैं, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन हमने किया है, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक इसको कहते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हम करते हैं, नेट ग्रिड हमने अपनाया है, कंसेप्चुअल मेंशन यहाँ पर आप कर दोगे, बेटर इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है इसके बारे में बातचीत है, फाइनेंशियल एक्शन होता है, काउंटर रेडिकलाइजेशन होता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन होता है। थोड़ा सा यदि करंट अफेयर का आप लिंकेज जोड़ना चाहें तो यहाँ पर आप जो नेट ग्रिड की बात की है ना मैंने, उसमें करंट अफेयर का बहुत अच्छा सिनेरियो जुड़ सकता है, FATF की बात होती है, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात होती है। यहाँ पर आप डायग्राम भी मेंशन कर सकते हो, यानी कि एक फ्लो चार्ट, जैसे कि एक्सटर्नल सपोर्ट की बात वो आएगी तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल सपोर्ट, फंडिंग, रिक्रूटमेंट, वायलेंस, इनका एक फ्लो चार्ट मेंशन कर सकते हो। प्रॉक्सी वॉर की बात आएगी तो टेररिज्म से जोड़ते हुए एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी में डायग्राम आप मेंशन कर सकते हो। नाउ फ्लो चार्ट यहाँ पर यदि मेंशन करना है सो गुड इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर मैनेजमेंट और साथ में इंटरनेशनल कॉपरेशन और इंटरनल सिक्योरिटी का डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना। केस स्टडी यदि आपको लिखना हो तो एक आध केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगी इसमें, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर या फिर हिस्टोरिकल एक्सटर्नल लिंकेज अफेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज या फिर इमर्जिंग कंसर्न ऑफ ड्रोन असिस्टेड स्मगलिंग अलोंग बॉर्डर्स की यहाँ पर बात होती है, तो इनको आप मेंशन कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और ऐसे जो आपका आंसर है ये एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित, बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट आंसर में चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको आप याद रखिएगा। नाउ यदि यहाँ पर स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर की हमने बात की है तो इन दोनों से रिलेटेड प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी ही, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ एक सेकेंड यार, क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं बाहर लाता हूँ एंड देन मैं अंदर जाता हूँ। अब सही है, क्लियर क्लियर, ओके। देखिएगा यहाँ पर जैसे अभी हमने स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर की बात की थी, सो याद रखिएगा 2019 में एक क्वेश्चन आया है, इसमें बोला गया है, ये हमारा, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, ना देखिए भाई, यहां पर बोला गया है, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डू एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, हाउ डू एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट actors influence India internal security, India's internal security, India's internal security। चलिए, हाउ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये टाइम्स स्टार्ट्स नाउ।
नाउ देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप ही बताइए, आज क्या किसी भी कंट्री को यदि अस्थिर करना है, अनस्टेबल करना है, तो उसके लिए युद्ध जरूरी है क्या? कि भाई यदि मान लो हमें पाकिस्तान को अस्थिर करना है तो उसके लिए युद्ध जरूरी है क्या? नहीं। पाकिस्तान करता है हमको अस्थिर करने के लिए टेरर एक्टिविटी, और हम उसको अस्थिर करने के लिए करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके कारण वो हो जाता है सरप्राइज। गेटिंग माय पॉइंट? इन सिंपल वर्ड, आज के समय में, एक सेकेंड, इन सिंपल वर्ड, आज के समय में किसी भी देश को अस्थिर करने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है। आप उसके यहां ऐसे कोई सरकमस्टांसेस पैदा कर दें जिसके कारण वो स्वतः ही क्या हो जाए, अस्थिर हो जाए। तो बस यहां पर यही पूछा गया है कि हाउ एक्सटर्नल स्टेट, दो डायमेंशन है इस पूरे जो क्वेश्चन है उसके, एक है एक्सटर्नल स्टेट और एक आता है नॉन स्टेट एक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरनल सिक्योरिटी। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर्स की यहां पर बात नहीं हुई है, एक्सटर्नल स्टेट की बात हुई है, ये कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में पूछा है। ये दो डायमेंशन है इसके, और साथ में इसका इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि हु, यदि इन सिंपल वर्ड बोले, हु प्लस हाउ प्लस इम्पैक्ट और प्लस सॉल्यूशन की यहां पर बात आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, हु, हाउ, इम्पैक्ट और इसका सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस पूरे सिनेरियो को आप याद रखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर समझाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे पहले आप इंटरनल सिक्योरिटी समझाएंगे, वहां पर एक्सटर्नल स्टेट के जो फैक्टर्स हैं इसके बारे में बात करोगे, और नॉन स्टेट एक्टर्स की आप यहां पर बात करोगे कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से कैसे एक्चुअली में कनेक्टेड हैं कौन? एक है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल स्टेट एक्टर बोलो या फिर स्टेट एक्टर बोलो, ठीक है ना, दोनों सही है। और एक है नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर। एक्टर्स, गेटिंग माय पॉइंट? ये कैसे इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं, साथ में ये भारत में कैसे प्रॉक्सी वॉर्स को बढ़ावा देते हैं, इसको आप समझाओगे कि इंडिया में किस प्रकार से ये प्रॉक्सी वॉर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बताओगे कि या फिर प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर इंडिया को ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहला प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि हमको ना एक्सटर्नल स्टेट एक्टर और साथ में नॉन स्टेट एक्टर को लेकर ये समझाना है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले तो आ जाएगा प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर के बाद फिर आप यहाँ पर लिखोगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आएगा ये है आर्म सप्लाई, अभी हमने लिखा था आर्म सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हो तो टेरर फाइनेंसिंग की यहाँ पर बात आती है, टेरर फाइनेंसिंग की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जब आप और आगे जाते हैं तो यहाँ पर साइबर वॉरफेयर की बात आती है, साइबर वॉरफेयर। एंड सिक्स पॉइंट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। फिर यहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे चुनौती दे रहे हैं, ये तो हुआ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, और नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे चुनौती दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन की आप यहाँ पर बात कर दोगे। फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स की यहाँ पर बात हो जाती है, साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स की यहाँ पर बात होगी। एंड फेक न्यूज़ नेटवर्क, फेक न्यूज़ नेटवर्क की बात हो जाती है इंडिया पर, यानी कि ये इंडिया पर पड़ने वाला इम्पैक्ट हो गया। एक हुआ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर और एक हुआ वो कौन सा,
नॉन स्टेट एक्टर। यदि इन दोनों को आप समझाने का प्रयास करोगे तो यहाँ पर आप समझाओगे कि जैसे कि लाइक सबसे पहले तो आप किसके बारे में लिख रहे हो, नॉन जो सॉरी एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के बारे में लिख रहे हो। सो प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर मतलब कि डायरेक्ट युद्ध ना करना, डायरेक्ट युद्ध करने के बजाय जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, इनका उपयोग किया जाता है और छोटे मोटे जो क्या है युद्ध है या फिर छोटे मोटे जो घाव हैं ये देकर लड़ा जाता है, डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा जाता। ठीक है, इसके लिए जो टेरर ग्रुप्स हैं उनका सहारा लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद का सहारा लेता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सहारा लेता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में ट्रेनिंग होती है, फंडिंग होती है, फिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन होता है, लॉजिस्टिक होते हैं और फिर टेरर अटैक होता है। आर्म सप्लाई की यदि आप बात करोगे तो इलीगल वेपन है, एक्सप्लोजिव्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, टेरर फाइनेंसिंग। यहाँ पर कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, हवाला, ड्रग वगैरह, ये सब। गेटिंग माय पॉइंट। इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको आपको ध्यान में रखना होगा। करंट अफेयर का यदि आप लिंकेज जोड़ना चाहो तो यहाँ पर ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट को जोड़ दोगे, ड्रोन बेस्ड जो स्मगलिंग है इसकी आप बात कर लोगे, एआई इनेबल्ड जो प्रोपेगेंडा है इसकी बात कर लोगे, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड टेरर फाइनेंसिंग और साइबर टेररिज्म, इनको भी आप अपने जो डिस्कशन है इसमें एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है ये ऐसे आप कवर कर सकते हो बहुत ही कम शब्दों में। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी में यदि देखा जाए तो एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साथ में माओइस्ट, कम्युनिस्ट, ये तमाम प्रकार की जो विचारधारा है ना, तो कम्युनिस्ट नहीं, माओइस्ट, नक्सलिज्म, ये इसको ध्यान में रखा जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे थ्रेट पहुंचाते हैं इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी, इनके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन से मैंने पूरा जो डायमेंशन है ये समझाने की कोशिश की है। नाउ यदि आपको ये सेशन पसंद आता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अपना जो रिस्पेक्टिव फीडबैक है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बाकी किसी प्रकार की यदि कोई भी सहायता आपको चाहिए हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सिविल्स विद आकाश, और नहीं तो आप इसी टेलीग्राम हैंडल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है टीम का, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बैचेस को ज्वाइन करना है तो बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ग्रेट।